हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए, आज जो है फाइनली एनटीए ने ज्योग्राफी और सोशल वर्क जो साइक्लोन की वजह से इन्होंने रिशेड्यूल किया था, फिलहाल और विषयों पे साइक्लोन का प्रभाव नहीं रहा है, केवल भूगोल और सोशियोलॉजी या उड़िया हो गया। तो उड़िया फिलहाल जो है तटीय उड़ीसा जो है, उड़ीसा राज्य की जो भाषा उड़िया, उसमें भी आपका नेट का एग्ज़ाम होता है। तो फिलहाल इसमें तो तेलुगु और उड़िया में इस पे प्रभाव माना जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी पे ये यही दिखा रहे हैं। फ़िलहाल फाइनली जो आप लोगों का डेट है ये अनाउंस हो चुका है, क्योंकि इससे क्या होता है कि 3 बार ये आपका रीशेड्यूल करके चल रहा है। तो इससे आप लोगों की जो प्रिपरेशन की कंटिन्यूटी होती है वो थोड़ा डिस्टर्ब होती है। जैसे एग्ज़ाम रीशेड्यूल हो जाता है तो लोग शिथिल पड़ जाते हैं। ठीक, तो फ़िलहाल यहाँ पे आपको देखना ये है कि आपने इस रीशेड्यूल का कितना फ़ायदा उठाया है, यानी कि जो दोबारा से ये एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो फ़िलहाल ज्योग्राफी का 2 ग्रुप में एग्ज़ाम इन्होंने कराने का निर्णय लिया है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में। ठीक, 5 जनवरी को एग्ज़ाम होना है, यानी आपके पास यदि जो समय बचा है और ये जो डेट है, एक बात और जान लीजिए, यदि मान लीजिए कि आपका सेंटर जो है ज्योग्राफी का या सोशियोलॉजी किसी भी विषय का सेंटर दूर भेज देता है, तो आप क्या करिए कि इसके मेल आईडी पे एनटीए के आप मेल कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे, और मेल करने के बाद ये आपके एग्ज़ाम को या सेंटर को, एग्ज़ाम सेंटर को ये चेंज कर देगा। ठीक, तो जैसे आपने मेल किया कि मैं इस वजह से जो है, वहाँ पे आप रीज़न डिफ़ाइन कर दीजिए। उसके बाद इनकी तरफ से गूगल फॉर्म आपको भेज दिया जाएगा, वहाँ पे आप गूगल फॉर्म भर के अपना एग्ज़ाम सेंटर जो है आप चेंज करवा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और बात कर लें कि फ़र्स्ट पेपर और सेकंड पेपर आपके पास बचे जो समय है, यदि आज 22 से हम लोग जोड़ें तो लगभग आपके पास 12 दिन है, मैं 10 दिन मान के चलता हूँ। ठीक, यदि 10 दिन की हम लोग बात करें तो इसमें एक आपको स्ट्रेटजी ये फॉलो करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आसान होते हैं, उसका आप रिवीजन कर लीजिए, तो वहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो 100% श्योर होते हैं कि आप उसको सही करेंगे। ठीक, तो इन दोनों पेपरों में, फर्स्ट पेपर रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग वाले में भी, और आपके विषय में, यानी यहाँ पे विषय में मैं बात करने वाला हूँ भूगोल का। ठीक, इसमें कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से यूनिट हैं जो आप पढ़ के वहाँ से आने वाले सभी प्रश्न आसानी से सही कर लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो अपना आपका समय इधर है, तो इसमें मैक्सिमम फोकस्ड आपको किस पे करना है, PYQ पे, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। ठीक, और इसको डिटेल्ड में देखना है। और अभी आपका जो है फर्स्ट पेपर का यहाँ पे मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा यूनिट नंबर 6 से, क्योंकि और भी यूनिट आप जो हैं वो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ज़्यादातर, जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गई, जो इंडियन लॉजिक है, ठीक, भारतीय तर्कशास्त्र है, यहाँ से जो प्रश्न आते हैं अक्सर वो आप लोगों के द्वारा गलत किए जाते हैं। ठीक, और जो लॉजिकल रीजनिंग है वहाँ से प्रश्न अक्सर आपके गलत होते हैं, क्योंकि उसके तरीके आपको नहीं पता होते हैं। ठीक, लेकिन वो एकदम आसान है, और उसको यदि आप पढ़ लेंगे या उसके पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आसानी से वहाँ से लगभग 4 से 5 प्रश्न जो आएंगे, तो 5 प्रश्न में आप जो है 4 प्रश्न सही कर पाते हैं। ठीक, आराम से ये सही कर ले जाएंगे, और मेहनत यदि आप करेंगे तो 5 में 5 कर लेंगे, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में आपको एक लॉजिक ही लगानी होती है, उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी की बात करने वाले। फर्स्ट पेपर मैं देख लेता हूँ, उसके बाद ज्योग्राफी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेपर का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, और एक और बात आपको बता दिया जाए कि यदि आप इनके टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या ज्योग्राफी का हो, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, तो वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज का डिटेल, यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यदि आप बैच ज्वाइन अभी करते हैं तो आपका फ़ायदा ये होगा कि जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है यानी 5 जनवरी को, और इसके बाद जो एग्ज़ाम होने वाले हैं इसमें आपको एसएस लगभग 1 साल का मिल जाएगा। ठीक, और यदि कोई कोविड या जो ओमिक्रॉन जैसी स्थिति आती है तो आगे ही आपका शेड्यूल और बढ़ा दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि जब भी आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे तो और ज़्यादा ये टाइम आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं पूरा आपका जो सिलेबस दिया गया, पूरे सिलेबस पे, प्लस जो है PYQ अलग से, और आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे यूनिट वाइज भी मिलेंगे, PDF भी मिलेगा, सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा।
बस आपको पढ़ना रहेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर लें फर्स्ट पेपर का, तो इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या करना है, कुछ ऐसे पॉइंट्स जहाँ से आपको निश्चित तौर पे आते हैं प्रश्न। एक देखिए यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में हर पेपर में जो 30 क्वेश्चन आया है ना, उसमें हर पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। उसके बाद हम लोग देख लें तो ये आपका जो है, इसको ज़रूर आप देख लीजिए, ठीक। अध्यापक केंद्रित ये स्वयं प्रभा मूक्स, यहाँ पे इनका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रणाली आप देख लीजिए, तो यहाँ से आप आसानी से ये प्रश्न जो भी आएगा उसको कर ले जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो करना है, शोध पद्धतियाँ, इसको निश्चित तौर पे देख लीजिए, शोध चरण आप देख लीजिए। और उसके बाद जो है आपका ये आपका बहुत छोटा टॉपिक है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक। अब बोध में सबसे आसान सा यही है बोध का, इसका सॉल्व करने का तरीका आपको ये करना चाहिए। जैसे आपका मान लीजिए जो ऑनलाइन में आएगा, इस तरह से गद्यांश दिया रहेगा, यहाँ पे एक प्रश्न दिया रहेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिए, ठीक। उसके बाद जैसे ही गद्यांश आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना, तो उसके बाद आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ टिक मार के आगे चलिए। क्योंकि यदि आप पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ये वाला प्रश्न, एक प्रश्न जैसे इस तरह से नहीं बल्कि 5 प्रश्न दिया रहेगा, तो पहले प्रश्न के साथ गद्यांश फिर क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के साथ गद्यांश फिर क्वेश्चन, तो इस तरह से आपका दिया रहेगा। तो यदि आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आसानी से इस पे आके और कम समय में टिक कर लेंगे। दूसरे में इसी तरह से क्वेश्चन पढ़िए, जहाँ पे आ रहा है अंडरलाइन करके इसको भी फटाक से टिक कर लीजिए। यदि आप गद्यांश पढ़ के फिर टिक करने के चक्कर में पढ़ेंगे तो गद्यांश ही आपको इतने जल्दी तो याद होगा नहीं कि इसके अर्थ को आप तुरंत समझ जाएंगे और आंसर लगा लेंगे, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा सटीक और सही तरीका यही है कि आप पहले जो है क्वेश्चन पढ़िए, फिर आप क्या करिए, गद्यांश पढ़िए और इसमें टिक लगाइए, यहाँ पे आप करके नेक्स्ट आ जाइए, ठीक। कम समय में ज़्यादा चीज़ें। उसके बाद देखिए कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है, कम्युनिकेशन में जो ज़्यादातर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो आपका ये देख लीजिए, आप ये देख लीजिएगा, ठीक। दूसरा जन मीडिया और समाज, तीसरी टॉपिक यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये आप नॉर्मली देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इससे पूछे नहीं जाते हैं। उसके बाद देखिए हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग में, तो लॉजिकल रीजनिंग में या गणितीय तर्क और अभिवृत्ति में, यहाँ देखिए तर्क के प्रकार हो गया, और यहाँ पे भी इससे कम बार प्रश्न आए हैं, लेकिन यहाँ से ज़्यादा बार आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक। और उसके बाद देखिए यहाँ पे युक्त तर्क, ये महत्वपूर्ण है, और यहाँ से जो प्रश्न आते हैं ये आप गलत करते हैं, ठीक। यहाँ पे जो आपको पढ़ना है, यहाँ से देखिए एक प्रश्न निश्चित रहता है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ पे है आपका, ठीक, ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम लोग ये गलत करते हैं। उसके बाद देखिए आंकड़ों की व्याख्या यानी डीआई वाला आपके पास है, तो डीआई में आप प्रीवियस ईयर केवल सॉल्व कर लीजिए। डीआई के लिए आपको क्या करना है, केवल आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए, डिटेल में आप कर ले जाएंगे। आईसीटी की मैं बात करूं तो आईसीटी में देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा एक तो, और एक आपका यहाँ पे मिल जाएगा इंटरनेट और इंट्रानेट से, ठीक। और प्रीवियस ईयर सभी यूनिट के आप पढ़ते रहिए। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले जैसे मूक्स और स्वयं प्रभा, ये सभी इसमें भी आ जाएंगे। उसके बाद देखिए जो ये आपका इन्वायरमेंट का टॉपिक है, इसमें आपको इन्वायरमेंट में ये पढ़ लेना है, ठीक। और नीति आयोग की भी रिपोर्ट आपको पढ़नी है, क्योंकि नीति आयोग ने भी जो रिपोर्ट जारी की है संपूर्ण विकास से संबंधित, तो उसको अभी आपको देखना है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 2 प्रश्न यहाँ से हो जाएंगे, और प्रीवियस ईयर आपको देखना है। उसके बाद देखिए हायर एजुकेशन की बात मैं करूँ तो हायर एजुकेशन में जो आपका प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना रहती है, ये देखिए यहाँ पे आपका उच्च शिक्षा प्राचीन भारत में शिक्षा, और ये आपका अधिगम। और इसमें ये कि जो विभिन्न प्रकार की कमेटियाँ बनाई गई थी, कमेटियों को भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया फर्स्ट पेपर में कि आपको कहाँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण मिल सकता है। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी में हम बात करें तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग भूगोल में, ठीक। तो ज्योग्राफी में देखिए यहाँ पे आपका जो टॉपिक है, टोटल आपके पास 10 यूनिट हैं और ये 10 दिन का शेड्यूल है, ठीक। यदि आप एक दिन में फर्स्ट पेपर का 1 यूनिट और ज्योग्राफी का कि 1 यूनिट कवर कर लीजिए। उसके बाद ज़्यादातर चीज़ें यदि आप देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट यदि आप चाहेंगे तो देखिए एक तो आपका पेड ग्रुप का भी है, दूसरा आप जो है चैनल पे जाके उसके प्लेलिस्ट में देखिएगा,
उसमें तमाम आपका जैसे ओशनोग्राफी या क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, थॉट का तो टोटल आपको वहाँ पे थ्योरी का PDF वीडियो सब वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, तो इसको आप वहाँ से देख पाएंगे। और यहाँ पे देखिए जियोमॉर्फोलॉजी है आपका, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण भूगोल, जनसंख्या का अधिवास भूगोल। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके पास टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आपसे बनेंगे तो उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है कि ये अनाच्छादन एवं अपक्षय बहुआकृत चक्र, ये आपका देखिए डेविस पिंक आप देख लीजिए, ढाल विकास सिद्धांत आप देख लीजिए। और इसमें देखिए जो आपका लैंडफॉर्म है, भूआकृतियाँ क्या है, भूआकृतियाँ, ये आप निश्चित तौर पे देख लीजिए, चाहे वो वायुड़ प्रक्रम हो यानी वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हों, समुद्र से हों या नदी से हों, ठीक, या ग्लेशियल हों या हिमानी वाली हों, ठीक, सब आपको यहाँ पे देखना है। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी में हम बात करें, देखिए बेसिकली आपने सब तो पढ़ा ही होगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको देखने हैं कि जहाँ से आप आसानी से वहाँ पे प्रश्न कर जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्लाइमेटोलॉजी में यदि हम लोग बात करें तो ये संरचना और रचना तो सब आपको पता ही है। ठीक, अब हम बात करें यहाँ पे देखिए वायुमंडलीय दाब और पवने आप देख लीजिएगा, ये आपका चक्रवात और प्रतिचक्रवात ये देख लीजिए, कोपेन थारथवेट का जलवायु वर्गीकरण देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा गलत होने वाले प्रश्न, इंसो, एल नीनो, ला नीनो और दक्षिणी दोलन, मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलतियाँ करेंगे। ठीक, इसलिए इसको आपको क्या करना है, दोबारा से ये रिवीजन कर लेना है। इतना क्लियर हुआ, और सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, और इसमें प्रीवियस ईयर पढ़ना ही है पढ़ना। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला और आसानी से, चूँकि जो चीज़ें देखिए आप जब याद करते हैं पढ़ते हैं तो जो चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं वो आप 4-6 दिन छोड़ देंगे तो वो भूल भी जाती हैं आसानी से, लेकिन जो आपके प्रैक्टिस करने के बाद वो चीज़ें याद होती हैं तो उस चीज़ के लिए, उस टॉपिक के लिए आपके माइंड में एक उसका पूरी तरह से एक मैप बन चुका होता है, जिसे आप मेंटल मैप कहते हैं। ठीक, उसी के आधार पे वो चीज़ें आपको जल्दी भूलती नहीं, लेकिन जो चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं तो आप उसको हल्के में लेते हैं और वही गलत होती हैं, वही आप, और आसान प्रश्न यदि आप कन्फ्यूज होके एग्ज़ाम में गलत करेंगे तभी आप बाहर होते हैं, क्योंकि जो कठिन प्रश्न है वो तो सबके लिए कठिन होता है, जो आसान प्रश्न है वो नहीं गलत होने चाहिए। यहाँ देखिए इसमें एक भी टॉपिक ऐसे नहीं है जो आपके लिए कठिन हो, लेकिन गलत भी यहीं से आप करेंगे। ठीक, इस टॉपिक को आप निश्चित तौर पे पढ़ लीजिए, यहाँ से कम आपका 7 से 8 सवाल सही हो जाएंगे। लगभग 10 मान के मैं चल रहा हूँ पूछे जाते हैं, लेकिन 7 से 8 सवाल आप यहाँ पे आसानी से सही कर ले जाएंगे। ठीक, 100% की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 100% आपका मेरिट ही नहीं जाती। और यहाँ पर देखिए पर्यावरण भूगोल की हम लोग बात करें तो पर्यावरण भूगोल में कुछ टॉपिक हैं जहाँ से आपको मिलना ही मिलना है, और यहाँ से देखिए आपका फर्स्ट पेपर का भी क्लियर हो जाएगा, ये आपको देख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पोषण स्तर ऊर्जा ये वाला, ठीक, पारिस्थितिक पिरामिड निश्चित तौर पे देखिएगा। पॉपुलेशन में भी आपका जो है जनसंख्या पिरामिड उसको आपको देखना है, इसमें देखिए पारिस्थितिक पिरामिड देख लेना है, और सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ कानून और नीतियाँ, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, ये आप देख लीजिएगा। इसको पढ़ने से आपका फर्स्ट पेपर भी और ज्योग्राफी भी दोनों क्लियर हो जाएगा। चलिए जनसंख्या भूगोल अधिवास में बात करें तो यहाँ पे देखिए सैंपल सर्वे, ठीक, सैंपल सर्वे से एक क्वेश्चन मान के चलिए फर्स्ट पेपर में भी, रिसर्च एप्टीट्यूड में एक यहाँ से हो जाता है और इसमें से आपका हो जाएगा। ठीक, यानी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको पढ़ने से आपका दोनों में फ़ायदा होगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग बात करें तो विश्व जनसंख्या वितरण, ये आपको देख लेना है, और ये आपका ऐतिहासिक काल और आधुनिक काल दोनों मिला के, और इसको देखिए आप कोशिश करिए कि NCERT से इसको देख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि प्रश्न NCERT से कई बार पूछे गए हैं, और ये सिद्धांत तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, दूसरा जो चैनल है वनडे जंक्शन, उस पर ये सिद्धांत करवाया गया है। ठीक, दूसरे सर ने कराया है, तो यहाँ पे वनडे जंक्शन उसका नाम है, तो आप उस पर जाके, ये माल्थस का, सैडलर का, रिकार्डो का, सबका उस पर है।
ठीक, मेंस के पर्पज़ से वैसे वो है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका महत्वपूर्ण है, इसमें आपका जो है विकसित एवं विकासशील देशों की जनसंख्या नीतियाँ, बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं आने हैं क्योंकि इसी टॉपिक में आपका है अधिवास भूगोल। ठीक, अधिवास भूगोल में देखिए ये आप देख लीजिएगा, एक यहाँ से एक प्रश्न मिल जाएगा। उसके बाद क्रिस्टोलर लॉस हो गए हैं, जितने सिद्धांत हैं सब पढ़ लीजिए। ठीक, सिद्धांत सारे आपको याद होने चाहिए। उसके बाद देखिए आर्थिक भूगोल में हम लोग बात करें, एक क्वेश्चन तो आपका आर्थिक भूगोल में देखिए एक्टिविटी से हो जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करें एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में आपका देखिए यहाँ पे इनको पढ़ लीजिएगा, एक ये महोदय दे देंगे आपको, एक प्रश्न यहाँ से हो जाएगा और सभी के आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, और ये वाला सस्य विविधीकरण आपने देखा ही था अभी, आपका यूपीएचएससी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूपी में हुआ, वहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था कि यूपी के संदर्भ में। ठीक, औद्योगिक भूगोल में देखिए जितने थ्योरीज हैं ये हमने कराया भी आप लोगों को, इसका पीडीएफ भी दिया गया है, सारी थ्योरी आपको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि थ्योरी से जो प्रश्न पूछेगा बहुत डीप जाके प्रश्न पूछ रहा है एनटीए। ठीक, इसके बाद देखिए परिवहन व्यापार भूगोल, ये सारी चीज़ें आपको कराई भी गई हैं। इसमें जो है ये कनेक्टिविटी आपको देखना है, जो परिवहन मॉडल है, गुरुत्वाकर्षण मॉडल है, इन सभी मॉडल को देखना है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न आपका कई बार दिया भी है। उलमैन और हस्ट का जो सिद्धांत है ये आपको कराया गया है, ये भी देख लीजिए। अब प्रादेशिक विकास की हम लोग बात करें तो इसमें जो आपका है हर्समैन, गुन्नार, मिडाल, ये फ्रीडमैन, मॉडल की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको यहाँ से जब प्रश्न देगा तो उसमें आपके लॉजिक नहीं लगेंगे, बल्कि और जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें आप लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन इसमें लॉजिक नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो जिसने मॉडल दिया या जिसने थ्योरी दी है वो डायरेक्ट उसका स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। ठीक, वैश्विक आर्थिक खंड आप साफ्टा नाफ्टा ये सब देख लीजिएगा फिलहाल। इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आ जाते हैं, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल में। इसमें देखिए आपको क्या करना है, इसमें क्रम देखना है आपको। ठीक, कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, कल्चरल अर्थ वगैरह, जो परिमंडल है, मंडल है, सांस्कृतिक प्रदेश है, इसका क्रम एक बार देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में पूछे गया, वहाँ से वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, जनजाति, धर्म, भाषा, इसको आप निश्चित तौर पे देख लीजिएगा, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। राजनीतिक भूगोल की हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका पक्का है। ठीक, और हिंद महासागर की भू राजनीति ये आप आसानी से कर ले जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। हाँ, ये देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग आ जाएं थॉट में। थॉट में देखिए इसको आप देखते चलिए और यहाँ पे देखिए क्रम जरूर देख लीजिएगा भूगोलवेत्ताओं का, कहीं ना कहीं ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक, और यहाँ पे ये आपका जो ड्यूलिज्म दे रखा है ना, ड्यूलिज्म, इसको आप निश्चित तौर पे देख लीजिए क्योंकि इसको पढ़ने से काफ़ी चीज़ें आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और जोग्राफिकल टेक्निक्स, तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको निश्चित तौर पे याद रखने हैं। एक तो आपका ये हो गया रिमोट सेंसिंग का। ठीक, रिमोट सेंसिंग के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए मानचित्र के प्रकार और प्रक्षेप निर्माण विधि हो गया। ठीक, इसको आपको यहाँ पे देख लेना है। और उच्चावच या जो मॉडल हैं, डिम मॉडल, ये सब हमने कराया भी है आपको, तो वहाँ पे आप देख पाएंगे। इधर और भी टॉपिक है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका दिया है, ये एक प्रश्न यहाँ से मान के चलिए आपको मिल जाएगा, हर बार पूछा गया तो अब की बार भी पूछा जाएगा, उम्मीद यही है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे रिग्रेशन मॉडल आप देख लीजिएगा, और काई स्क्वायर, टी स्क्वायर तो ऐसे बहुत ज़्यादा बार पूछा नहीं गया, लेकिन डिफरेंस आप देख सकते हैं। ठीक, ये चीज़ें महत्वपूर्ण है आपके लिए, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसके अलावा आप ना पढ़ें। यदि आपके पास समय बचता है तो इसके अलावा भी आप पढ़ें।
भारत के भूगोल से प्रश्न एग्जाम में कम आ रहे हैं, फिलहाल इसमें भी मान के चलिए कितना भी कम रहेगा 10 तो रहेगा ही, ठीक। और ये 10 में आपका जो है नदियाँ वगैरह आप देख लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए जो कृषि प्रदेश हैं इनके, ठीक, इसको भी आपको देख लेना है, क्योंकि कई बार पूछ देता है कौन सा कृषि प्रदेश किसने दिया है या किसने भारत को कितने कृषि प्रदेशों में या इतने प्रदेशों में डिवाइड किया, ठीक। तो यानी कि यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि भारत का भूगोल आपने टोटल पढ़ा होगा, तो इसमें कहीं से भी दे देता है, वैसे इसको फोकस कर लीजिए। कृषि जलवायु प्रदेशों को, औद्योगिक प्रदेशों को आप देख लीजिए, ठीक। प्रादेशिक विकास का नियोजन आपको देख लेना है, यानी कि जो आपने कम फोकस किया उसको ज़रूर फोकस कर लीजिए, यानी पढ़ लीजिए। फोकस करने का मतलब ये हुआ कि ये टोटल आपका है कि आपको किन किन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करने हैं, यानी ज़्यादा उस पर ध्यान देना है। अब देखिए भारत के भूगोल में कहीं से भी प्रश्न पूछा जाता है, ज़्यादातर आप यहाँ से पॉपुलेशन याद कर लीजिएगा और जो प्रदेश हैं, चाहे कृषि जलवायु प्रदेश हों, कृषि पारिस्थितिक प्रदेश हों, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये आप लोगों के लिए यूजफुल होगा और आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और उम्मीद यही किया जा रहा है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ परीक्षा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और कोशिश यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, ठीक, क्योंकि आप पढ़ कितना भी लिए हों, लेकिन यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वो कंफ्यूज रहेगा हमेशा। जैसे ही आपका जैसे एग्ज़ाम में होता ये है कि मान लीजिए आपको 2 चीज़ें दे दी गई और ये आपने पढ़ा हो और रिवीजन ना किया हो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा एग्ज़ाम का भी प्रेशर रहेगा, तो उससे क्या होगा कि आप भले पढ़े हों लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, और इसी विश्वास में आप इसमें गलतियाँ कर जाएंगे। और यही आप जब आप रूम पे आके देखते हैं तो कहते हैं अरे यार ये तो मैंने बहुत नॉर्मल सी गलती कर दी है, ठीक। तो ये गलतियाँ आप संभव न कीजिए, क्योंकि आपके पास काफ़ी समय भी मिला है, बार बार एग्ज़ाम रिशेड्यूल भी हुआ है, क्योंकि आगामी कई प्रदेशों में आपको वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती हैं यूजीसी नेट पास यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की। हरियाणा में आपका हो गया, ठीक, यूपी में तो आ चुकी है, फिर आने वाली है लगभग 2000 पद, और छत्तीसगढ़ में भी आपका आने वाली है, अभी आई है एक, उसमें 10-11 पद थे, लेकिन फिर आने वाली है, ठीक। और यहीं आपका राजस्थान में हम बात करें तो वहाँ भी वैकेंसी आपको मिलेगी, ठीक, क्योंकि कई राज्यों में जो आपका चुनाव भी है, तो चुनाव का माहौल भी देख के जो है जल्दी से जल्दी जो आपका ये रहेगा। उत्तराखंड में देखिए आ ही चुकी है, एमपी में, हाँ एमपी में आपका जो है यहाँ पे भी वैकेंसी आनी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो यानी यदि आप कोशिश करके इधर नेट जेआरएफ जो भी हो जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक। और यदि इसमें थोड़ी लापरवाही आप करते हैं तो ये इन वैकेंसियों से आप बाहर हो जाएंगे। और ये वैकेंसियाँ जो भर्तियाँ आती हैं ये रेगुलर नहीं आती हैं, कभी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इस तरह के अंतराल पे ही आती हैं, ठीक। तो इसलिए यदि आप इस बार चूके तो कम से कम 2 से 3 साल आप पीछे हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।